नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्कॉलर शिवाकांत प्लेटफॉर्म स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 का आज फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स की वो टॉपिक है। मैंने प्रश्नावली 3 लेक्चर में 3 वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। एक लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। उसको आप लोग देखिएगा और देखने के बाद आज से हम लोग प्रश्न करेंगे। और प्रश्न शुरुआत में देखिए, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे वो BHU हो, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, यानी कि फिजिक्स के प्रश्न जिन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन सभी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की व्याख्या करूंगा और आपको उसका आंसर बताऊंगा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पर चलते हैं और पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से होगा कि क्वेश्चन पहले क्या होगा, बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, आपको कुछ समय दिया जाएगा, आप अपना विकल्प चूज कर सकते हैं और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। तत्पश्चात जब पूरा जब क्लास ओवर होगा तो आप लोग अपने बताइएगा कि कितने नंबर आप लोग लाए। ये आप लोग ईमानदारी से एक टेस्ट भी समझिए और एक प्रश्नों की श्रृंखला भी समझिए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम बोर्ड से हट जाएगा, बोर्ड पर क्वेश्चन प्रदर्शित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ए गामा किरणें, बी एक्स किरणें, सी अल्फा कण और डी न्यूट्रॉन। तो ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। अब आप लोग आंसर बताइए, अपनी कॉपी में आंसर आप लोग लिखिए और उसके बाद लास्ट में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना नंबर आप लोग लाते हैं। तो बेटा, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा। वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेशों के कारण। तो आवेश जो विक्षेपित करते हैं वो या तो धनावेश को और या फिर ऋणावेश को। तो यानी वैद्युत क्षेत्र आवेशों को ही विक्षेपित कर सकता है और जो आवेश रहित होंगे यानी जो उदासीन होंगे उनको तो विक्षेपित कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कण। अल्फा कण को विक्षेपित करेगा। और अल्फा कण के बारे में जान लीजिए, अल्फा कण है क्या। जैसे बेटा हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो पहले हीलियम परमाणु जान लीजिए, हीलियम परमाणु 2He4, यानी इसका मतलब हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो 2 और 2 इस तरह से हीलियम परमाणु की क्या हुई, संरचना हुई। अब इसका नाभिक, तो नाभिक हम कहेंगे कि हीलियम परमाणु को अल्फा कण नहीं कहेंगे, हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहेंगे। तो इसका मतलब ये हीलियम परमाणु का नाभिक होगा और नाभिक को ही क्या कहेंगे, अल्फा कण कहेंगे। अब हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब अल्फा कण पर आवेश, तो चूंकि अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। तो एक में 1.6 × 10⁻⁻19, 2 में कितना हो जाएगा, 16 × 32, यानी प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण धनावेशित होता है। तो ये था अल्फा कण के बारे में कुछ फैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा मतलब एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर देखिए प्रश्न और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तेरा धनावेशित वस्तु में है न्यूट्रॉनों की अधिकता, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की कमी और डी ऑप्शन है प्रोटॉनों की कमी। तो भैया आप लोग आंसर बताइए, धनावेशित वस्तु में न्यूट्रॉनों की अधिकता, ये कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता धनावेशित वस्तु में।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होती धनावेशित वस्तु। अच्छा, कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब उससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना उस पर धनावेश आएगा। और बताइए, किसी से जब कुछ निकलता है तो उस पर कमी होती है कि अधिकता होती है? कमी होती है ना। जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, एक निकल गया तो आपके पास क्या होगी? रुपयों की कमी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तभी धनावेशित आएगा, और जब धनावेशित आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। तो आपका आंसर सही है कौन सा? सी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पर और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ए 5 × 10⁻19, बी 2.5 × 10⁻19, सी 12.8 × 10⁻19 और डी 1.6 × 10⁻19। देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब जाकर के आंसर दीजिए, ठीक है। और आपको हम बता दें 8 कूलम आवेश और क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलम आवेश में निकालना क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा Q का मान हो गया 8 कूलम। Q का मान क्या हो गया? 8 कूलम। और हमको निकालना है किसकी वैल्यू? N की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हो जाएगा Q बराबर क्या? N × E। अब Q का मान हो गया 8, N का मान ज्ञात करना है और E का मान 1.6 × 10⁻19। अब बेटा N की वैल्यू निकालनी है तो ये पद गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। 8/1.6 × 10⁻19 बराबर है। दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 80/16 और -19 से ऊपर जाएगा +19 बराबर है। तो 16 पंचे 80, 5 × 10⁻19। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 5 × 10⁻19। कौन सा ऑप्शन है? ए सही है। ध्यान देंगे। अब बोर्ड पर चौथा क्वेश्चन प्रदर्शित होगा। मैं बोर्ड से हट जाता हूं जिससे आपको प्रश्न दिखाई दे। तो चौथा सवाल है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। ए 4 गुना, बी 2 गुना, सी 3 गुना और डी बराबर। तो ध्यान देंगे बेटा। अब आप आंसर चूज कीजिए। कमेंट में आपको अपना स्कोर शेयर करना है, कमेंट में बताना है कि हम कितना प्रश्न कर पाए, क्योंकि आपने एक पार्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न होंगे वो सभी कंपटीशन में आपकी मदद पहुंचाएंगे। और ध्यान देंगे, आने वाले समय में मैं फिजिक्स को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराऊंगा, जिससे आप किसी भी कंपटीशन में जाए, चाहे IIT में जाए, चाहे नीट में जाए, चाहे BHU के एंट्रेंस के लिए जाए, आपको वहां सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो बेटा अभी हमने पिछले सवाल में अल्फा कण की जिक्र की थी। अल्फा कण में बेटा हमने बताया था हीलियम परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। और हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब अल्फा कण पर जो आवेश आ जाएगा वो प्रोटॉन का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो नहीं, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा का बी सवाल, बी आंसर। अब बेटा 5वां सवाल देखिएगा, बोर्ड पर प्रदर्शित हो रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 5वां सवाल है, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात होगा, ए है 1:4, बी है 4:1, सी है 1:16 और डी है 1:1। तो आप लोग फटाफट आंसर दें। तो ध्यान देंगे, एक आपका +1 माइक्रोकूलम है और एक आपका क्या है? +4 माइक्रोकूलम है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर ना? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखे हैं। हाँ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इन पर बलों का अनुपात, तो ध्यान देंगे, ये एक वाला आवेश 4 बल, एक वाला इस 4 पर लगाएगा बल और 4 वाला 1 पर लगाएगा बल। तो जितना बल ये इस पर लगाएगा, माने इन दोनों के बीच जो बल काम करेगा वही इन दोनों के बीच बल काम करेगा। तो जो बलों का अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:1। समझ रहे हैं भाई? इन दोनों के बीच बल निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच बल निकालेंगे, तो उसी बलों का अनुपात सेम ही तो आएगा कूलॉम के नियम के अनुसार।
तो इसका मतलब 1:1 और 1:1 मतलब 5वां का डी। तो अब आइए छठा सवाल देखें। आपके बोर्ड पर छठा सवाल प्रदर्शित है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। छठा सवाल है, दो समरूप धात के गोलों को क्रमशः +q और -q आदेश दिए गए हैं। तो ए है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, बी है धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, सी है ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर लिखते रहे कि कौन सा सही है, उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे, अब बेटा दो धनावेशित गोला है, एक पर +q है एक पर -q है। तो आप लोग जानते हैं धनावेशित कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसका मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो धना और ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतना द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों प्लस ये Q और ये Q होता तो दोनों के द्रव्यमान बराबर थे, लेकिन ये +q हुआ। +q मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। ये -q हुआ तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब धनावेशित गोले का जो द्रव्यमान होगा वो ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तो आपका सही आंसर है डी। अब हम लोग सातवां सवाल देखेंगे। सातवां सवाल आपके बोर्ड पर प्रदर्शित है, डिस्प्ले है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सातवां सवाल है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। ए -3, बी 0, सी 0.7 और डी 6.0। तो ध्यान देंगे, आप लोग आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 0 और तीसरा ऑप्शन है 0.7 और चौथा ऑप्शन है 6.0। तो ध्यान देंगे, किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, किसी कुचालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है, मैंने आपको बताया था सदैव 1 से अधिक होता है ना। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है ए, बी और सी, ये क्या है, 1 से कम है। तो 1 से ज्यादा वाला ऑप्शन कौन है, 6.0। तो इस ऑप्शन के हिसाब से किसी, जैसे कोई दिया है क्या विद्युत रोधी माध्यम, उसका परावैद्युतांक कितना हो सकता है, 6 से 6 के आस, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 हो सकता है। ये -3, 0 और 0.7 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, 1 से कम है। अब है आठवां सवाल। आठवां सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। ध्यान देंगे, मैं कुछ ही दिनों में ये प्रश्नों की श्रृंखला अलग से और अभ्यास आपको अलग से प्रारंभ कर दूंगा। मैंने चैप्टर भी चालू रहेगा और प्रश्नों की श्रृंखला, यानी आपको एक दिन में संभावना है कि 2-2 वीडियो मिले, एक प्रश्नों की श्रृंखला मिले और एक आपको आपके चैप्टर से मिले। तो प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ये होगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, इससे पूरे पाठ की एक बार रिकॉल हो जाएगी। और दूसरी चीज, जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे या जो आपसे बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर आप एक फिजिक्स के बिल्कुल स्कॉलर स्टूडेंट बने। आठवां सवाल है, किसी कुचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है। ए 2, बी 50, सी 1000 और डी अनंत। तो ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था कुचालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है 1 से अधिक होता है, लेकिन आपको एक साथ में ये भी बताया था कि धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो जो अनंत दिया है वो किसके लिए दिया है, धातुओं के लिए है, और धातु आपके सुचालक होते हैं। और जबकि कुचालक पदार्थ के लिए, तो कुचालक पदार्थ के लिए 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये पूछ रहा है किसी कुचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, तो के आपका अनंत नहीं हो सकता है, क्योंकि के अनंत जब होगा किसके लिए, धातु के लिए होगा। तो आपका आंसर सही है
8वां का डी। तो अब हम 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है, आप लोग देखिएगा। 9वां सवाल है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंद आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंद आवेशों के बीच बल ए है घटेगा, बी है बढ़ेगा, सी है समान रहेगा और डी है शून्य हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं और अगर इनके बीच कोई भी माध्यम रख दिया जाए, निर्वात अथवा वायु को छोड़कर कोई भी माध्यम रख दिया जाए तो इसका इनके बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो निर्वात अथवा वायु के स्थान पर चाहे जो रखा जाएगा उसके लिए क्या होगा, वैद्युत बल घटेगा ही। तो आपका आंसर सही है कौन, 9वां का ए। अब हम लोग देखेंगे 10वां सवाल। 10वां सवाल आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है, आप लोग देखिएगा। तो बिंद आवेश पहले वायु में तथा फिर के प्रावधान वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। ध्यान देंगे, दो आवेश हैं, अब उनको पहले कहाँ रखा गया, पहले कहाँ रखा गया, निर्वात यानी वायु में रखा गया, उसके बाद फिर के प्रावधान वाले माध्यम में रखा गया। दोनों के बीच बल पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले हम निकाल लें क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम किसी माध्यम में के प्रावधान वाले माध्यम में जाएंगे तो वहां पर जो वैद्युत बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब इनका अनुपात लेंगे F अपान Fm तो ये सारा चीज कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/1 के, तो पलट के कहाँ चला जाएगा, के बटे 1 यानी के अनुपात 1। इसको इससे भाग करेंगे तो ये 1 ये कैंसिल होगा, तो इस तरह से के अनुपात 1 आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिए इसको। आपका ऑप्शन सही है क्या, 10वां का बी, के अनुपात 1, यानी इसको इससे भाग कर देंगे बस पता हो जाएगा। 11वां सवाल है, 11वां सवाल बोर्ड पर देखिए। दो चालक समान रूप तथा आकार के हैं, भाई चालक हैं, परंतु उनमें एक तांबे का है तथा दूसरा एल्युमिनियम का है जो कम चालक है। दोनों को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण होगा, ए है तांबे से कम, बी है तांबे से अधिक, सी है तांबे के समान और डी है तांबे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखता। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब दो धातुएं हैं, ध्यान देंगे, जब दो धातुएं हैं तो दोनों के लिए परावर्तनांक क्या होता है, समान होता है। तो दोनों धातुओं के लिए जब परावर्तनांक समान होगा तो इसका मतलब दोनों पर जो प्रेरित आवेश होंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इस कैसे प्रेरित आवेश किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए जब किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर आवेश तो आ जाएंगे और इसी आवेश को हम क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश कहेंगे। क्योंकि परावर्तनांक दोनों का क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि धातुओं के लिए के का मान अनंत ही होता है। तो इसका मतलब दोनों पर प्रेरित आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो आपका ऑप्शन सही है कौन सा, सी। अब हम लोग 12वां सवाल देखेंगे। 12वां सवाल एक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में हम आपको विकल्प बताएंगे। है कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वृत्तीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। ए 10 के पावर 43, बी 10 के पावर 39, सी 10 के पावर -39 और डी 10 के पावर -43। आप लोग वीडियो को रोक करके और सही से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए भाई, तो मैं आपको बता दूं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल, तो गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण Fg बराबर होगा G/m2 बटे R स्क्वायर। अब बेटा तो Fg बराबर आ जाएगा G/m2 बटे R स्क्वायर। अब G की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11
और M1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये होता है 9.1 × 10⁻31। ये भी 9.1 × 10⁻31, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कर रहा है ना, और दूरी मान लो r² है। और ये भी जब निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा, कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19, और ये 1.6 × 10⁻19 और बटे r²। अब बेटा FG बटे FE करेंगे, FG बटे FE करेंगे और हल करेंगे तो 1/10 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, है ना। क्योंकि हमने आपको बताया भी था, देखो FE बराबर 10⁻43 FG, लेकिन यहाँ FG और FE का अनुपात पूछ रहा है, तो 1/10⁻43 हुआ, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, -43। FG और FE का अनुपात जो हुआ 10 के पावर -43। लेकिन अगर FE और FG का अनुपात पूछा जाए तो ये लगेगा 10 के पावर +43। दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग कृपया इसको थोड़ा समझ लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा, नहीं तो जानते हुए भी प्रश्न गलत कर बैठेंगे। तो इसका ऑप्शन सही है कौन सा, डी वाला सही है। अब है 13वां सवाल। 13वां सवाल आपके बोर्ड पर डिस्प्ले है, ध्यान देंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, ये 2009 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में, और इससे ज्यादा ये कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, यानी पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम घात -2, बी है न्यूटन मीटर घात -2 कूलाम घात 2, न्यूटन घात -1 मीटर घात -2 कूलाम घात 2, न्यूटन घात -1 मीटर घात 2 और कूलाम घात -2। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप वहां मात्रक भूल जाएं तो कैसे निकालेंगे ये मैं बता दूंगा आपको। तो भाई कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब हमें ε0 का भी मतलब मात्रक ज्ञात करना है, तो ε0 को इधर ले आएंगे तो ε0 बराबर हो जाएगा 1/4πf Q1 Q2 बटे r²। अब ध्यान दीजिएगा ε0 Q1 Q2 आपके आवेश हैं, तो इसका भी मात्रक कूलाम हो जाएगा और इसका भी मात्रक कूलाम हो जाएगा, तो कूलाम गुणे कूलाम यानी कूलाम घात कितना 2। और प्रति बल नीचे है भाई 4π तो स्थिर होगा, इसका विमाहीन हो जाएगा, तो ये हो गया क्या न्यूटन, और दूरी है तो ये हो जाएगा मीटर, तो चूंकि स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा क्या कूलाम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा न्यूटन घात -1, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर घात -2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही है 13वां का सी। हम लोग देखेंगे 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है, दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला कूलाम बल यह बराबर A Q1 Q2 बटे r² है। इस बल का मान केवल मात्रकों पर निर्भर करता है, B आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, C उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है, और D दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देंगे बेटा, जो कूलाम बल होगा ये CPMT 1993 में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। अब हमने बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो हम प्रश्नों की श्रृंखला करवा रहे हैं, व्याख्या सहित करवा रहे हैं, ये कितना आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न से साबित हो जाएगा। तो बेटा कूलाम यहाँ F बराबर A Q1 Q2 बटे r²। तो बेटा बल जो होगा वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो इनके किस पर माध्यम पर निर्भर करेगा, माध्यम कैसा है, कौन सा प्रवर्तकांक है माध्यम के बीच, माध्यम पर निर्भर करेगा, और दूसरा इनके मात्रकों पर निर्भर करेगा। अगर मात्रक बदलेंगे तो बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आंसर जो सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है, यानी आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है और मात्रकों पर भी निर्भर करता है। 15वां सवाल और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। अब हम आगे प्रश्न भी आप लोगों के लिए ऐसे लाते रहेंगे, और मैंने कहा है आप लोगों को यदि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोग इस वीडियो व्यूअर इस पर बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हम एक दिन में 2 क्लास प्रदान करेंगे, एक आपकी थ्योरी की होगी और एक आपकी प्रश्नों की श्रृंखला की हम व्याख्या करवाएंगे। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और हम 15वां सवाल देख लें। क्या है 15वां सवाल? सामान्य ताप व दाब पर वायु के प्रावैधतांक का मान्य है। ए है 0, बी है 1, सी है 1 से तनिक अधिक माने थोड़ा सा अधिक, और डी है 1 से तनिक कम यानी कि 1 से कम। तो बेटा वायु ऐसे आपकी सुचालक होते हैं। वायु क्या है? सुचालक है। अब जो वायु का प्रावैधतांक होता है बेटा वो होता है क्या? निर्वात का तो के का मान 1 होता है और वायु का जो होता है 1.00059। वायु के लिए के का मान कितना होता है? इतना 1.00059। तो बेटा अब जो वायु के लिए प्रावैधतांक होता है इतना होता है। अब इसको हम लगभग 1 मानते हैं। क्या? लगभग 1। तो चूंकि यहां कह रहा है कि 1 से तनिक अधिक, तो 1 से तनिक अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15वां का सी। तो इस तरह से आज की क्लास बस यहीं तक। इसके आगे हम प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।